नमस्कार दोस्तों। हम 1857 की क्रांति को राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे थे और अभी तक हमने पिछले लेक्चर में बात की थी इस राजस्थान के प्रशासन की कि किस तरह से राजस्थान में प्रशासन चलता था, किस तरह से राजस्थान में इन्होंने वो राजपूताना एजेंसी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य किए थे। ये बात हमने कल समझी थी और किस तरह से उन्होंने रेजिडेंसी बनाई, स्टेट बनाए। और एक चीज़ और बताऊं आपको कि हम जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसमें रियासतें, ठिकाने सब पढ़ते हैं। वो बेसिकली रियासतें और ठिकाने इन्हीं से बने थे। जो कल हमने पढ़े थे ना, सैल्यूट स्टेट वगैरह, यही आगे चलकर रियासतें बनी थी, यही ठिकाने बने थे। तो जब अपन एकीकरण पढ़ेंगे तो और बढ़िया पढ़ेंगे उसको। हालांकि फर्स्ट पेपर में एकीकरण है नहीं, लेकिन जहाँ कहीं होगा वहाँ पे उसको मैं वो ऐड करूँगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं क्रांति के कारणों के ऊपर। देखिए, अगर हम कारणों की बात करें तो बहुत ही सिंपल कारण थे इसके 1857 की क्रांति के। हम भारत के एंगल में पढ़ चुके हैं कारणों को ऑलरेडी, ठीक है। तो भारत के एंगल के कारण और राजस्थान के 1857 की क्रांति के कारणों में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि अगर जब अपन भारत का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो वहाँ सामाजिक और धार्मिक कारण प्रभावी थे, आर्थिक कारण बहुत ज़्यादा प्रभावी थे और सैनिक कारण भी काफ़ी प्रभावी थे। यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे ना, तो यहाँ पे जो प्रधान कारण था वो था आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का, या यूँ कहिए कि ब्रिटिश कंपनी का राजस्थान के अंदर हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और वो हस्तक्षेप ही एक प्रकार से क्रांति का मूल कारण माना जाता है। बाकी आर्थिक सामाजिक आर्थिक अत्याचार भी थे, सब चीज़ें थी गौण कारणों के रूप में। लेकिन मुख्य कारणों की अगर अपन बात करेंगे तो मेन पॉइंट्स पे जब अपन आते हैं तो आता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा काफ़ी बड़े यूँ कहिए कि पैमाने पे बड़े रूप में है वो रजवाड़ों में, रियासतों में है वो हस्तक्षेप किए जा रहे थे। अब उसमें चाहे उत्तराधिकारी चयन का मैटर हो, चाहे वो आपके कोई कानून बनाने हो, चाहे विदेशों से संबंध स्थापित करने हो, विभिन्न प्रकार में वो हस्तक्षेप कर रहे थे। ये हस्तक्षेप उस क्षेत्र की न जनता को पसंद थे और न ही आपके राजा महाराजाओं को पसंद थे, ठीक है। तो अपन अब आज बात करते हैं कि राजस्थान में क्रांति के कारण क्या क्या थे, ठीक है। और इन कारणों में हम दो पॉइंट्स समझते हैं कि कारण क्या थे राजस्थान में क्रांति के कारण। इसको अपन दो एंगल से समझ सकते हैं। पहला एंगल हम ये लेंगे कि जनता क्यों नाराज थी। देखो, एक तो जनता नाराज थी राजस्थान में, और दूसरे राजा महाराजा नाराज थे, और कोई नाराज नहीं था, ठीक है। बाकी सैनिक राजस्थान के नाराज नहीं थे, और वो तो ठीक है, बाद में भेदभाव हुए तो अलग बिंदु है, बाकी सैनिक नाराज नहीं थे। मेन नाराज था आपके सामान्य जनता, किसान जैसे अपन कहते हैं, और दूसरी नाराज थी उस समय राजपूताना के जितने भी राजा लोग थे, वो मोस्टली सब नाराज थे, ठीक है। किसी ने क्रांति में साथ दिया, किसी ने उस डर के मारे नहीं दिया कि क्या पता क्रांति में अगर अपन बाद में हार जाएंगे तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे। ये सोच के कई राजपूत शासकों ने विरोध अंदर से होने के बावजूद भी समर्थन क्रांतिकारियों को देख के उसको प्रकट नहीं किया। तो कई राजाओं ने राजस्थान के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया, भले वो अंदर से भले उनके विरोधी थे, लेकिन एक भय से उनका साथ दिया, ठीक है। कई सारे राजाओं ने वो खुले तौर पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े रहे, क्रांतिकारियों के साथ में खड़े रहे। तो राजस्थान के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो दो मेन चीजें आ जाती है। सबसे पहला देखिए कि राजन्य वर्ग क्यों असंतुष्ट था, वर्ग की असंतुष्टि, ठीक है। और बी में हम क्या लिखेंगे, सामान्य जनता की असंतुष्टि, ठीक है। अब दो पॉइंट समझेंगे, दोनों पॉइंट के साथ कारण हमारे पूरे हो जाएंगे। अब हम आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। अब देखिए, मैं बात तो पहले ही समझा चुका हूं, बस अपनों को लिखनी ही है। अब राजन्य वर्ग क्यों संतुष्ट था, तो एक लाइन में अगर कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आपके राजाओं के, या यूं कहिए कि राज्यों के मामले में अतिशय हस्तक्षेप किया जा रहा था। हालांकि जब संधियां की गई थी हेस्टिंग्स के द्वारा, मैटकोफ के नेतृत्व में, उन संधियों के दौरान तो उन्होंने ये लिखा था कि भाई हम आपके राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर देखा जाए तो उन्होंने कई सारे हस्तक्षेप किए। मैं उदाहरण सहित आगे बात करूंगा। तो इन हस्तक्षेप के कारण सबसे बड़ा
एक परेशानी का कारण था ये। ठीक है, तो देखिए EIC द्वारा राजपुताना के आंतरिक मामलों में अतिशय हस्तक्षेप किया जाना। यद्यपि अब संधियां जो भी थी EIC और राज्यों के बीच में, यद्यपि संधियों में हस्तक्षेप न करने की बात थी, परंतु व्यवहार में इसके उलट था। ठीक है, वास्तव में तो उन्होंने कहा था कि भाई संधियों में तो हम आपके हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन असल अगर अपन देखें तो वास्तव में इन्होंने क्या किया था, हर जगह हस्तक्षेप किया था। मैं चाहे आपको अलवर का एग्जाम्पल दूं, चाहे डूंगरपुर का एग्जाम्पल दूं, चाहे भरतपुर का एग्जाम्पल दूं, चाहे जयपुर का एग्जाम्पल दूं, बूंदी का, कोटा का, ऐसे 5-6 एग्जाम्पल है हमारे साथ में जो हमें बताते हैं कि वास्तव में उन्होंने हस्तक्षेप किया। ठीक है, और इन हस्तक्षेप से कोई भी राजा, ब्रिटिशर्स और वहां की जनता भी, क्योंकि राजा वर्ग से जनता के सीधे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। और जब, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, भरतपुर के अंदर जब आपके रणधीर सिंह की मृत्यु हुई तो उसके बाद में उसका बेटा दुर्जन साल ने एक प्रकार से दावा किया, तो लेकिन जनताओं की और परंपराओं को धत्ता बताते हुए ब्रिटिशर्स ने किसी और को शासक बनाया। तो वहां की जनता का सीधा जुड़ाव शासक से होता है। तो जनता के एक प्रकार से विरोध होने का कारण एक वो ये भी था कि जब उत्तराधिकारियों की बात आती थी तो ये लोग क्या करते थे, कई दफा इन्होंने ऐसे काम किए कि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जनता की भावनाओं के अनुरूप या परंपराओं के अनुरूप इन्होंने शासक नियुक्त नहीं किए। यहाँ पे इन्होंने एक प्रकार की बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ठीक है, जैसे 1815 के अंदर की अगर मैं बात करूं तो अलवर का राजा था बख्तावर सिंह। तो जब बख्तावर सिंह की मृत्यु हुई तो उसके बाद में उसका एक प्रकार से जो एक पासवान थी मुसलमान, उसका बेटा था। पासवान मुसलमान मतलब दासी थी और उससे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो उस दासी पुत्र को, बलवंत सिंह नाम था, उस दासी पुत्र को अंग्रेजों ने ठीक माना, जबकि उसका जो बन्ने सिंह था, जैसे अपन विनय सिंह कहते हैं, वो बहुत क्लोज था, उसको उस पद से साइड में किया गया। क्यों? क्योंकि वो स्वाभिमानी व्यक्ति था और उसके स्थान पर बख्तार सिंह के उत्तराधिकारी के तौर पे बलवंत सिंह को आगे किया। ठीक है, और दबाव डालकर उसी विनय सिंह से या बन्ने सिंह से एक इकरारनामा लिखवाया, एक कंसेंट पेपर लिखवाया, साइन करवाया, जिसमें नीम राणा, तेजारा, ये सारी जागीरें जो है वो आपके उस बलवंत सिंह को दे दी गई। तो अलवर की जनता है वो एक प्रकार से इस निर्णय के बाद में ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गई थी। ठीक है, तो अपन इस बात को अभी यहां लिखेंगे, उलट था। इसके कुछ उदाहरण निम्न थे। ठीक है, उदाहरण पूछ लेते हैं कई बार, मैं कुछ सामान्य एग्जाम्पल उदाहरण दे देता हूं। ठीक है, जैसे अलवर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अलवर शासक बख्तावर सिंह की मृत्यु पर मृत्यु सीधा मृत्यु लिख लेता हूं,
और मुसलमान पासवान बलवंत सिंह को उत्तराधिकारी के रूप में बलवंत सिंह को उत्तराधिकारी के रूप में चुनने तथा वास्तविक या यूं कहिए कि तथा योग्य या यूं कहिए कि तथा वास्तविक हकदार विनय सिंह, बन्ने सिंह भी आता है इसका, विनय सिंह को शासन से EIC ने दूर किया। जो कि सबसे ज्यादा योग्य माना जा रहा था और यही कारण था कि अलवर के अंदर ब्रिटिश भावनाएं जो थी, अलवर की जनता की जो ब्रिटिशर्स के प्रति भावनाएं थी, वो एक प्रकार से खिलाफ हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनके लिए विनय सिंह को शासक बनना था, लेकिन EIC ने हस्तक्षेप करके किसको आगे किया? बलवंत सिंह को किया। तो ये जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये बात हो गई। इसके अलावा अगर मैं एक आपको डूंगरपुर का एग्जांपल देता हूं। अब डूंगरपुर के शासक थे आपके जसवंत सिंह। ठीक है, अब जसवंत सिंह जो डूंगरपुर का शासक था, उसको आपके क्या किया इसने, डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को अयोग्य घोषित कर दिया। अब इससे बड़े हस्तक्षेप क्या हो सकते हैं? जसवंत सिंह को अयोग्य घोषित किया, घोषित किया तथा इसके स्थान पर प्रतापगढ़ के महारावल, प्रतापगढ़ के महारावल सामंत सिंह के पुत्र दलपत सिंह को शासन की शक्तियां दे दी गई, वास्तविक शक्तियां दे दी। अब आप सोचो, प्रतापगढ़ के राज्य की शक्तियों को डूंगरपुर का शासक जनता क्यों स्वीकार करेगी? और यही कारण था कि इन्होंने एक प्रकार से ऐसे कहिए कि अब यहाँ की जो जनता थी डूंगरपुर की, ये भी इनके खिलाफ हो गई। ठीक है, ये बातें मैं इसलिए एक उदाहरण के रूप में मत देखना इसको आप ऐसे समझना कि जैसे ही हम आगे क्रांति विभिन्न स्थानों पे पढ़ेंगे, आगे कोटा में भी, डूंगरपुर में भी, अलवर में भी, तब आपको ये कारण बहुत हेल्प करेंगी। वहां मुझे वापस ही बताना नहीं पड़ेगा कि अलवर की जनता उनके खिलाफ क्यों थी या भरतपुर की जनता ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्यों थी। ठीक है, अब भरतपुर का केस क्या हुआ कि जैसे रणधीर सिंह की मृत्यु हुई तो उसके भतीजे दुर्जन साल को इन्होंने शासक बना दिया, जबकि उसका ये कहते हुए उसका अल्पवयस्क पुत्र शासक नहीं बन सकता। लेकिन जब जयपुर का केस आया तो उन्होंने अल्पवयस्क शासक जो है को शासक बना दिया था। मतलब बिल्कुल दोगलापंथी नीति देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो ये डूंगरपुर का केस हो गया। इसके बाद में अगर अपन भरतपुर की बात करें, भरतपुर के शासक, अब देखो ये 1824 की बात है और ये अलवर वाली 15 की बात थी।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। भरतपुर के शासक रणधीर सिंह की मृत्यु पर उसके भतीजे दुर्जनशाल को शासक बनाया। दुर्जनशाल को शासक बनाया। तथा रणधीर सिंह के पुत्र को अल्पवयस्कता के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया। के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया। अयोग्य घोषित कर दिया। अब देखो, ये जब अयोग्य घोषित किया तो इसका सेम इसी का एग्जाम्पल देखिए। परंतु जब जयपुर के अंदर सवाई जय सिंह तृतीय की मृत्यु हुई कि मृत्यु के बाद अपन ने गलत लिख लिया है। दुर्जनशाल को शासक नहीं बनाया, सॉरी, थोड़ा सा मिस स्पेल्ड हो गया। भरतपुर के शासक रणधीर सिंह की मृत्यु पर उसके भतीजे दुर्जनशाल को, एक मिनट, थोड़ा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। दुर्जनशाल ने दावा किया था, परंतु सॉरी, दावा किया परंतु शासक नहीं बनाया। ठीक है, नहीं बनाया। तथा रणधीर सिंह के अल्पवयस्क पुत्र तथा रणधीर सिंह के अल्पवयस्क पुत्र को भरतपुर का शासक बनाया। ठीक है, उल्टा हो गया थोड़ा। अब दुर्जनशाल स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रेमी था और ये बात अंग्रेजों को ठीक नहीं लगती थी। स्वाभिमानी था और जाटों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय था और स्वतंत्रता प्रेमी था और इस कारण वो अंग्रेज नहीं चाहते थे, कंपनी नहीं चाहती थी कि दुर्जनशाल शासक बने। तो फिर उन्होंने क्या किया कि भरतपुर के रणधीर सिंह का जो बेटा था उसी को इन्होंने क्या किया, बलवंत सिंह, नाम नहीं लिखा हमने, अल्पवयस्क पुत्र बलवंत सिंह को इन्होंने क्या किया, शासक बना दिया। यहाँ अल्पवयस्कता चल गई, लेकिन जयपुर का जब मैटर आया, जय सिंह तृतीय की मृत्यु हुई, तो राम सिंह को इसलिए शासक घोषित नहीं किया कि वो अल्पवयस्क था। मतलब एक ही कानून दो अलग राज्यों में अलग प्रकार से लागू किया गया। भरतपुर में अल्पवयस्कता काम आ गई क्योंकि दुर्जनशाल को ये चाहते नहीं थे, और जयपुर में अल्पवयस्कता बाधा बन गई। क्यों? क्योंकि इनको ये लगता था कि राम सिंह जो है वो आपके एक प्रकार से अल्पवयस्क है, वो ठीक नहीं है, तो उसको हटाओ। तो जब इनका जो हित होता था उस अनुसार ये डिसीजन लेते थे। ये एक प्रकार से सबसे बड़ी बात थी। ठीक है, तो जय सिंह तृतीय की मृत्यु के बाद राम सिंह द्वितीय को अल्पवयस्कता के आधार पर अयोग्य ठहरा दिया।
जबकि भरतपुर में बिल्कुल इसका उल्टा किया था इन्होंने। एक योग्य व्यक्ति को दूर करने के लिए इन्होंने अल्पवयस्क को भी शासक बना दिया। लेकिन जयपुर में बिल्कुल उन्होंने इसका बढ़िया तरीके से अब वो क्या किया, फायदा लिया था। और जब ये डिसीजन लिया गया जयपुर के संबंध में स्वाई जय सिंह की मृत्यु के बाद में, जब राम सिंह द्वितीय को अल्पवयस्कता के आधार पर जब अयोग्य ठहराया, और जब ये डिसीजन लेने के बाद में जब कैप्टन बाहर आए तो कैप्टन ब्लेक की हत्या कर दी थी भीड़ ने वहां पे। आप समझ सकते हो कि जनता में कितना कितना विरोध था, जनता इस फैसले से कितना खिलाफ थी। तो यहाँ पे इन फैसलों के कारण भरतपुर और जयपुर दोनों की जनता ब्रिटिशर्स के खिलाफ भावनाएं रखती थी। ठीक है, कर दिया। इस निर्णय के बाद कैप्टन ब्लेक को मार दिया गया था। के बाद कैप्टन ब्लेक की हत्या की, ब्लेक की हत्या कर दी। ठीक है, अब इस फैसले से क्या हुआ, इधर दुर्जन साल के समर्थक थे, या यूं कहे कि जाट नाराज हो गए और जयपुर वाले राजपूत भी नाराज हो गए। अब ये कुछ एग्जाम्पल है, अपन कुछ और एग्जाम्पल भी यहां पे ले सकते हैं। कोटा में क्या किया, अब कोटा के साथ इन्होंने जो संधि करी थी, कोटा के साथ जो EIC ने संधि करी थी, अब उस संधि के तहत इन्होंने क्या किया कि जो झाला शासक था, झाला जालिम सिंह, उसको इन्होंने क्या किया, प्रशासनिक अधिकार दिए थे। पहले स्टार्ट में तो क्या था, अस्थायी थे, और बाद में क्या हुआ कि झाला जालिम सिंह को इन्होंने एक पूरक संधि करके, सप्लीमेंट्री संधि करके और स्थायी अधिकार दे दिए कि झाला जालिम सिंह को कोटा के ऊपर पूरे अधिकार होंगे। जब ये स्थायी अधिकार दिए तो कोटा के जो महाराव थे उनको इस बात से आपत्ति हुई, और होगी भी, क्योंकि आप जो उपराजा है उस व्यक्ति को अगर पूरे प्रशासनिक पावर दोगे तो इसका मतलब महाराव की योग्यता पे आपको डाउट है। अब महाराव केवल महाराव नहीं होता था, उस समय महाराव होने का मतलब ये था कि उस पूरी जनता का प्रतिनिधि था वो, और वो पूरी जनता उसका बहुत रेस्पेक्ट भी करती थी। और राजा महाराजाओं के संबंध में ये था कि राजा महाराजे जनता के दिलों में बसते थे, कुछ एग्जाम्पल को छोड़ दिया जाए तो राजा का अपमान जनता अपना अपमान समझती थी, भले थोड़ा बहुत राजा के प्रति द्वेष की भावना ही क्यों ना हो, फिर भी अगर राजा का अपमान हुआ तो उनको लगता था कि हमारा अपमान हुआ है। तो राजा का अपमान, राजा से बाहर का जो मैटर था वो अपना विदेशी मैटर मानते थे। अब देखिए यहाँ पे महाराव और झाला जालिम सिंह के बीच में परेशानी शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि कोटा से अलग करके झालावाड़ अलग राज्य बनाना पड़ा। अब आप समझ सकते हो कि एक प्रकार से कोटा का विभाजन हुआ तो कोटा की जनता जो थी वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ भावनाएं रखती थी। ठीक है, मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं जो आगे क्रांति में सारे स्थान काम आने वाले हैं। कोटा के साथ की गई संधि में कालांतर में दो पूरक धाराएं जोड़ी गई। बाकी मैंने कहा ना, संधि की धाराएं लगभग सबके साथ समान होती थी, लेकिन कुछ केसेस में ये क्या करते थे, कुछ केसेस में ये वापस संधि मॉडिफाई करके उसमें कुछ पॉइंट जोड़ देते थे। तो कोटा के साथ जो संधि की थी उसमें 2 पॉइंट जोड़ दिए, धाराएं जोड़ी, जिसके अंतर्गत झाला जालिम सिंह के प्रशासनिक अधिकार स्थायी कर दिए। इससे महाराव व झालाओं के मध्य विवाद बढ़ गया। अंततोगत्वा झालावाड़ नया राज्य बनाया।
नया राज्य बनाया। नया राज्य बनाया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब आगे देखिए, एक बूंदी का भी केस आता है। बूंदी में राम सिंह हाड़ा शासक था और वो भी अल्पवयस्क था। तो ये देखो, इसके संबंध में अल्पवयस्कता के संबंध में कुछ और ही कानून किया। देखिए, भरतपुर में अल्पवयस्कता का उपयोग करके किसी को बाहर कर दिया, लगा दिया, उपयोग कर लिया। जयपुर में अल्पवयस्कता का एक बाधा के रूप में कर लिया। भरतपुर में उपयोग कर लिया अल्पवयस्कता का और जयपुर में बाधा बना दी। और अब बूंदी के अंदर क्या किया इन्होंने, अल्पवयस्कता का हवाला देकर अपने आदमी नियुक्त कर दिए, उसके एज ए एडवाइजर कर्नल टोड को नियुक्त किया और वहां की सारी सूचनाएं उनको वहां पहुंच जाती थी। ये एक प्रकार का हस्तक्षेप था जो राजा महाराजाओं को कभी स्वीकार्य नहीं था। ठीक है, तो देखिए, बूंदी के राव राम सिंह हाड़ा के अल्पवयस्कता का हवाला देकर संरक्षक नियुक्त किया। गार्जियन आप कह सकते हो, संरक्षक नियुक्त किया। ये कर्नल टोड को किया था ना, नियुक्त किया। किसको किया था? कर्नल टोड को। तो संरक्षक नियुक्त किया। तो इस प्रकार से ये जो हस्तक्षेप थे, ये हस्तक्षेप राजा महाराजाओं की असंतुष्टि का सबसे बड़ा कारण थे। राजा महाराजाओं की असंतुष्टि का सबसे बड़ा कोई कारण था तो वो था आपके इस प्रकार के हस्तक्षेप। पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था, ये सारे लिख लिए होंगे आपने। तो देखिए, राजनीय वर्ग की असंतुष्टि की हम बात कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति का कारण क्या था। तो मैंने कहा इन कारणों को अपन दो भागों में बांट देते हैं। राजाओं की असंतुष्टि के कारण क्या थे और जनता की असंतुष्टि के कारण क्या थे। राजाओं की असंतुष्टि का पहला कारण तो ये था कि हस्तक्षेप, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताए, अलवर हो, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बूंदी हो। ये तो मैंने चार पांच वो क्षेत्र बताए हैं जो आगे जाके क्रांति का एक केंद्र बनने वाले हैं। ठीक है, बाकी ऐसे असीमित उदाहरण है। अगर अपन लिखने बैठे ना तो कई सारी क्लासेस ऐसे उदाहरण से ली जा सकती है। ठीक है, जोधपुर के इन मैटर मैंने लिखे भी नहीं यहाँ पे। तो कहने का मतलब था कि ये हस्तक्षेप कहीं न कहीं राजनीय वर्ग की असंतुष्टि का कारण था। राजनीय वर्ग की असंतुष्टि का दूसरा जो कारण था वो था आपके आर्थिक। अब जो राजनीतिक कारण तो हो गया, आर्थिक कारणों में क्या था? आर्थिक कारणों में ये था कि इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने खिराज वसूल करते थे। खिराज का मतलब एक टाइप से ऐसे कह सकते हो आप, सुरक्षा कर था एक। अब ब्रिटिशर्स इनसे सुरक्षा कर लेते थे और उसके बदले इनको आश्वासन देते थे, जैसे प्रतापगढ़ से ले लिया या कोटा से ले लिया या बूंदी से ले लिया, झालावाड़ से ले लिया, और इनके बदले इनको आश्वस्त करते थे कि आप आस पड़ोस के राज्यों से सुरक्षित हो और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम उसके जिम्मेदार हैं। इसके बदले आपको टाइम टू टाइम टैक्सेशन देना पड़ेगा। अब वो खिराज वसूलते थे। अब इससे क्या था कि एक तो वो मराठों को भी कई सारे राजपूत राज्य खिराज देते थे, पिंडारियों को भी देते थे। ऐसे तो अब वो खिराज इतना ज्यादा हो जाता था, अंग्रेजों को भी देना, मराठों को भी देना। पिंडारी जो थे वहां पे एक जनजाति, बाद में पिंडारियों को अपन देखेंगे, पिंडारियों को भी देना, वो भी लड़ाकू थे, आक्रांताई थे। तो ऐसे इनके टैक्स बाहर बाहर देने में चले जाते थे कई सारे। तो आप समझिए कि जब 30-35% टैक्स अगर खिराज सुरक्षा के नाम पे बाहर जा रहा हो तो राजा अपना खुद का खर्चा कैसे चलाएगा। तो इससे हुआ क्या कि टैक्स की रेट बढ़ गई, इन्होंने कर की दरें बढ़ा दी और टैक्स की रेट बढ़ा दी और कई प्रकार के टैक्स जनता से वसूलने स्टार्ट किए। अब इसका सीधा भार जो है वो आपके सारे इनडायरेक्ट टैक्स है, इनका सीधा भार पड़ता जनता के ऊपर। तो इससे देखो जनता तो नाराज हुई, साथ साथ में राजा भी परेशान थे टैक्स देके बाहर भर के, और जनता परेशान थी राजा को टैक्स देके। तो जनता सभी प्रकार से परेशान हो गई थी, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स कौन भरता था? जनता भरती थी। और जब कभी अकाल जैसी स्थिति आ जाती
तो फिर क्या होता था कि राजपूत राजाओं से 12% मतलब एक की मिति के हिसाब से ब्याज वसूलते थे कि भाई आप अब जैसे मान लो कि 2021 पूरा हुआ, इस साल का टैक्स आपको देना है, आपने भरा नहीं, तो जैसे टैक्स 50,000 बनता है तो 50,000 का ब्याज शुरू कर देंगे। फिर जब भी आप आओगे जमा करने तो 50,000 मूलधन प्लस उसका ब्याज दे के जाओगे। तो ये ऐसी आर्थिक नीति जो थी, क्योंकि राजस्थान से यूपी की तरह या बंगाल की तरह टैक्सेशन नहीं था। यहाँ पे क्या है ना कि इतनी उपजाऊ जमीन भी नहीं थी उस समय और इतना कुछ समृद्ध राज्य भी नहीं था राजस्थान। तो फिर राजस्थान से सीधा रजवाड़ों से सीधा टैक्स ले लिया जाता था, बाकी किसानों से उनका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं था इतना, ठीक है ना। तो एक दूसरी जो असंतुष्टि का कारण था वो आपके ये था। तो अपन क्या करते हैं, इसको जनता की असंतुष्टि में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको जनता की असंतुष्टि में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो राजन्य वर्ग की असंतुष्टि के कारणों को अपन आगे बढ़ाते हैं और अब मैं इसी पॉइंट्स को आगे ले रहा हूं, ठीक है। तो पहला कारण तो आप ये लिख लेना, ये लिख लेना यहां से, ये पहला कारण, ठीक है, राजन्य वर्ग की असंतुष्टि का। अब मैं बता रहा हूं राजन्य वर्ग की असंतुष्टि का दूसरा कारण। अत्यधिक करारोपण, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, EIC राजपुताना के राज्यों से शांति व सुरक्षा के नाम पर खिराज वसूलते थे, ठीक है। भुगतान नहीं होने की स्थिति में ब्याज लगाते थे, ठीक है। अब एक तो बात होगी ये, इससे क्या हुआ, इससे जनता पर कर भार बढ़ा, ठीक है। और जब कर भार बढ़ता था ना तो सारी समस्याओं का कारण कर भार ही होता था। जैसे आप माने कि जब टैक्स की रेट बढ़ जाती थी तो अकाल जैसी स्थिति आ जाती थी, क्योंकि अकाल भी दो टाइप का होता है, प्राकृतिक अकाल और कृत्रिम अकाल। प्राकृतिक अकाल तो तब आता जब अतिवृष्टि हो गई या अनावृष्टि हो गई या यूं कहिए कि कोई बाढ़ वगैरह आ गई, जो भी कोई प्राकृतिक कारण हो गए, बरसात हुई नहीं, ऐसी कोई स्थिति आ गई। कृत्रिम अकाल वो होते हैं जब सरकार की नीतियों के कारण लोग कृषि नहीं करते या सरकार की नीतियों के कारण खेती में कमी हो जाती है, उसे अपन कृत्रिम अकाल कहते हैं। तो जब ऐसे कर होते थे तो कई बार जनता क्या करती थी, खेती नहीं करती थी कि मारने दो, इससे अच्छा कृषि मत करो और तो क्या। अकाल, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, भूखमरी, ये सारी गिरता जीवन स्तर, बीमारियां, मृत्यु, ये सारा चक्र चलता है आर्थिक तंगी के कारण। तो कर भार बढ़ा जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हुई, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे आप, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हुई, और इससे आपके राजा भी परेशान और जनता भी परेशान। तो ये एक प्रकार से दूसरा कारण था राजाओं के असंतुष्टि का। हस्तक्षेप, अत्यधिक करारोपण, शांति सुरक्षा के नाम पे लिया जाता था ये। तो सबसे ज्यादा अब जो भी छावनियां थी, मैंने आपको बताया ना, जैसे वो शेखावटी ब्रिगेड हो, चाहे मेवाड़ भील कॉप्स हो, चाहे वो आपके जोधपुर लीजन हो, ये सारी कंपनियां जो इन्होंने तैनात की थी, इनके खर्चे और इसमें शामिल थे। करारोपण के साथ साथ में आपके ये खर्चे भी शामिल हो जाते थे, सुरक्षा व्यय के रूप में लिए जाते थे। तो ऐसी स्थिति में इतने सारे पैसों का मैनेज करना आसान कार्य नहीं था। इससे जनता जो है वो राजाओं से भी नाराज रहती थी
और आपके ब्रिटिशर्स से भी नाराज रहती थी। ये कारण था। तीसरा कारण क्या था? जनता, राजाओं की असंतुष्टि का। अब राजाओं की असंतुष्टि आने के बाद पीछे बचेगा कुछ नहीं। अब डलहौजी की हड़प नीतियां, हड़प नीति। डलहौजी गवर्नर जनरल थे भारत के, और डलहौजी ने प्लान कर लिया था कि किसी भी क्षेत्र को छोड़ना नहीं, सबको अपने अधीन करना है। वो सिखों को भी अपने अधीन करना चाह रहा था, मराठे हो चुके थे, बंगाल को कर लिया गया था, मैसूर हो चुका था, रजवाड़ों को भी, राजपूताना को भी कर लिया गया था। अब कुछ राज्य ऐसे बचे थे जो अभी तक भी ब्रिटिश सीमाओं से बाहर थे। अब उनको अपने ब्रिटिश शासन के अधीन कैसे लाया जाए ताकि उनसे भी टैक्स वसूले, उस हेतु डलहौजी ने कई नीतियां अपनाई थी। उसमें से एक नीति थी हड़प नीति, जिसे अपन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, व्यपगत सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत सिद्धांत। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति थी। इसमें गोद निषेध नीति सबसे अहम मानी जाती है। गोद निषेध। अब इनका टारगेट ये था कि कैसे भी करके राजपूत राज्यों को अपने अधीन किया जाए। अब इससे राजपूत राजा और भी ज्यादा सशंकित हो गए। क्यों? क्योंकि अगर ये तो अब तो पूरा राज्य लेने की फिराक में आ गए थे। अब ब्यावर को ले लिया गया था। ब्यावर ये पहला क्षेत्र था रजवाड़े राजपुताने का जो हड़प नीति का शिकार बना। हड़प नीति का शिकार बना। ठीक है, इसके बाद देखिए उदयपुर, करौली। उदयपुर 1852 में शिकार बना। ये पहली रियासत। ठीक है, पहली रियासत। इसके साथ साथ में आपके करौली, करौली में गोद निषेध वाला मैटर हुआ। ठीक है, हम इनके साथ डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम डलहौजी नहीं पढ़ रहे, हम तो क्रांति के कारण समझ रहे हैं, तो ज्यादा मैं इनकी पीएचडी आपको नहीं करवाऊंगा। बस खाली एक इंस्टेंस दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि कैसे काम कर रहे थे, क्रांति का मेन रीजन क्या था। करौली 1852 में इन्होंने गोद निषेध का आरोप लगाया। ठीक है, का आरोप लगाया, और गोद निषेध का आरोप लगाकर करौली को हड़पने का प्रयास हुआ। करौली के शासकों ने, आप पढ़ोगे आगे, मदन पाल, पृथ्वीपाल वगैरह, इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में अपील की। जो कंपनी के खिलाफ जो है आपके, तो डायरेक्टर बैठते थे कंपनी के अंदर, उनमें अपील करी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में अपील करी। तब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने मना किया कि आप करौली का अधिग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, अपील करी, करौली बच गया, करौली बच गया। अब पता इन चीजों से हुआ क्या? इन चीजों से ये हुआ कि जो राजस्थान की रजवाड़े थे, जो राजपूताने की जो रियासतें थी, उनका ब्रिटिशर्स के प्रति विश्वास उठ गया था इस नीति से। उनको लगा कि हम इतना इनका सपोर्ट कर रहे हैं, सैन्य रूप में कर रहे हैं, आर्थिक रूप से कर रहे हैं, हर प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके ये जो है वो हमारे प्रति फेथफुल नहीं है। इनका टारगेट है हमारे राज्यों को हड़पना। तो राजस्थान का सिंगल राजपूताना का सिंगल स्टेट ऐसा नहीं था जो अंग्रेजों की नीतियों से खुश था। सारे विरोधी थे, बस अब विरोध प्रकट नहीं कर रहे थे, क्योंकि डर इस बात का था कि बाकी रियासतें सब इनके साथ है, मैं अकेला विरोध करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। ये होता है जनरली, एक जनरल टेंडेंसी है ये। मैं विरोधी हूं, लेकिन खुलेआम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं विरोध करते मैं मारा जाऊंगा, बाकी बच जाएंगे। तो समस्या इस बात की थी कि विरोध होने के बावजूद भी किया नहीं जाता था। बाकी कोई भी राजपूताने के सभी राजाओं को पता था कि कभी न कभी, आज नहीं तो कल, ये क्षेत्र जो है हमारे से हड़पे जाने वाले, ये सारे क्षेत्र हमारे से लिए जाने वाले हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को इनको पता था कि कभी न कभी ये सारे क्षेत्र हमारे से चले जाएंगे, और अगर हम इनका साथ देते रहेंगे, ये कभी भी हमारा साथ है वो पूर्ण रूप से नहीं देंगे। ये बातें इनको अच्छे से पता थी। ठीक है, तो ये तीन ऐसे कारण थे
हालांकि बहुत सारे कारण हैं, 3 ऐसे कारण थे जो राजन्य वर्ग की असंतुष्टि के मुख्य रूप से थे, या राजा मुख्य रूप से असंतुष्ट थे। ठीक है, चाहे इकोनॉमी के रीजन हो, चाहे वो इंटरफेस हस्तक्षेप के कारण हो, और चाहे वो आपके डलहौजी की नीतियां जो थी, राज्य हड़प वाली नीतियां, ये कारण थे। ये 3 मेन कारण बन गए थे। अब बात आती है जनता क्यों असंतुष्ट थी। ठीक है, उक्त तीनों से जनता असंतुष्ट थी, साथ साथ में 1-2 कारण और भी बनते हैं। आप भी सोचोगे सर अभी भी कारणों पे बैठे हैं आप, तो क्या करें बताओ। किसी भी घटना के कारण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी टॉपिक को जब अपन पढ़ते हैं ना, तो अगर उस टॉपिक को ढंग से अगर पृष्ठभूमि समझ लेना, तो आधे से ज्यादा टॉपिक अपना मस्तिष्क में सेट हो जाता है। फिर सिर्फ तथ्य याद करने ही रहते हैं। अब आपको 1857 क्रांति में सीधी शुरू करूं, उससे पहले 20-30 साल पहले की स्थिति अगर बताऊंगा ना, तो 57 ठीक से समझ में आएगा। अब आपके दिमाग में स्टोरी क्रिएट हो गई ना, तो अब दिक्कत नहीं। अब आप कहीं से कोई भी किताब पढ़ोगे ना, बड़ी सी अच्छी किताब, तो भी आपको 1857 क्रांति समझने में मदद नहीं आएगी, मुश्किल खड़ी नहीं करेगी। और मेरा टारगेट कभी ये नहीं रहता है कि मैं बच्चों को एक सीमा में कैद करके रखूं। मेरा टारगेट हमेशा ये रखता है कि आपकी सोच को इतना बढ़ा के रखूं कि आप जीवन भर आगे सीखते रहो और बढ़िया से बढ़िया किताबें लाओ, देखो, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या घटनाएं हुई थी। ज्ञान इतना ही नहीं जितना मैं आपको बता रहा हूं, ये तो परीक्षा की सीमा तक बता रहा हूं। ये परीक्षा आपको पास जरूर करवा देगी, लेकिन आप इस गलत फहमी में मत रहना कि जितना सर बता रहे हैं इससे ज्यादा इतिहास है ही नहीं। ये बहुत गलत फहमी है आपकी अगर ऐसा सोच रहे हो तो। इससे हजारों ज्यादा घटनाएं हैं। एक एक रियासत पर 50-50 किताबें लिखी जा चुकी है। नॉलेज तो अनंत है, एग्जाम की एक लिमिट है, और मैं उस लिमिट को पहचानता हूं, और मैं उस लिमिट तक हूं। कई बार बच्चे को मैसेज आते हैं, सर आपने तथ्य छोड़ दिए, वो कुछ वो छोड़ दिया है। छोड़ा तो बहुत है, 99% छोड़ा है, 1% ही आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे हिसाब से 1% भी नहीं पहुंच रहा है। आप जो मार्केट में गाइड वगैरह देखते हैं, ये 1-2% ही कवर करती है, बाकी किसी भी क्षेत्र को कभी पूर्ण रूप से नहीं समेटा जा सकता। एक सामान्य व्यक्ति का इतिहास कंप्लीट नहीं लिखा जा सकता एक किताब में। एक पूरे राजवंश के 50 राजाओं को पूरा करने की गलतफहमी आप कैसे पाल सकते हो। एक कल बच्चे का मैसेज है, सर आपने उस टॉपिक में कई सारे तथ्य छोड़ दिए। हाँ, तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा मुझे जो ठीक नहीं लगे वो मैंने छोड़ दी। अब मैं सारे तथ्य कब लिखा पाऊंगा आपको बताओ। और आप एक युक्ति संगत तरीके से सोचना कि क्या मैं सारे तथ्य उस घटना के आप तक प्रेजेंट कर सकता हूं? नहीं। और करने बैठ भी जाऊं ना, तो आप मान के चलिए कि एक एक टॉपिक में 50-50 क्लासें ली जा सकती, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा लास्ट में पढ़ना क्या और छोड़ना क्या। फिर टीचर होने का क्या मतलब है, फिर कोचिंग का क्या मतलब, फिर तो आप किताब ही पढ़ लो डायरेक्ट ही, क्योंकि वहां तो निश्चित रूप से जितना मैं बता रहा हूं उससे ज्यादा किताब में है। टीचर फिर क्यों पढ़ाता है? टीचर इसलिए पढ़ाता है कि चीजों को सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचा सके, ताकि आप किताब पढ़ने योग्य हो जाओ। टीचर आपको उन तथ्यों के सागर में से वो तथ्य निकाल के बताए कि ये परीक्षा के लायक है। टीचर आपको वो अंडरस्टैंडिंग देता है कि आप पेपर को भांप सको कि कैसा आने वाला है। टीचर के ये काम है। टीचर कभी किताब का विकल्प नहीं हो सकता। अब आप अगर स्वतंत्र रूप से किताब पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन अब मेरे से पढ़ने के बाद अगर क्रांति 1857 की राजस्थान की पढ़ोगे मजा आ जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि अब मैं मेरे उद्देश्य में सफल हो गया हूं। मेरा उद्देश्य क्या था? 3 चीजें समझाना। पहली, कि आप किताब पढ़ने की योग्यता अपने आप में विकसित कर सको, इतना मैं टॉपिक को सरल कर दूं। दूसरी, आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें ठीक महत्वपूर्ण है, कौन सी चीजें एक स्टूडेंट के रूप में छोड़ने लायक है, रिसर्चर के रूप में नहीं, स्टूडेंट के रूप में। आपको पीएचडी थोड़ी करनी है, आपको परीक्षा पास करनी है। और तीसरा, आपको पता चलेगा कि किस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। अब आप किताब पढ़ने के बाद अगर तीनों चीजें आप कर पा रहे हो ना, तो मैं मेरे उद्देश्य में सफल हूं। अगर ये नहीं हो रहा है तो आपकी कमी है ये। आप ऐसी स्किल डेवलप कीजिए, ठीक है। मैं कहता हूं कि मेरे नोट्स से आप फर्स्ट ग्रेड बनोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, लेकिन मेरे नोट्स से आप विद्वान बनोगे ये मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मेरे नोट्स आपको विद्वान नहीं बना सकते। मेरे नोट्स आपको सरकारी नौकर बना सकते हैं। मेरे नोट्स आपको एक अच्छा शिक्षक भी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उतना पढ़ने के बाद आपको और अच्छी ज्ञान अर्जित करोगे तभी आप बहुत बढ़िया टीचर बनोगे आप। क्योंकि आज से 10 साल बाद में जो भी टीचर आएगा उसकी इतिहास और अच्छी होगी, क्योंकि समय के साथ साथ में कठिनता बढ़ती जाती है।
ठीक है ना। तो आप थोड़े समझदार बनिए, और जो पढ़ा रहा हूं ना वो परीक्षा पास करने के लिए मैं कह रहा हूं कि मोर देन सफिशियंट है, मोर देन। किसी भी किताब, एक किताब से पूछे जाने वाले प्रश्नों से ज्यादा प्रश्न आपको इन सारी वीडियोस में मिलेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हाँ, मैं ज्ञानी नहीं बना सकता आपको, ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लेकिन ज्ञानी बनने का रास्ता दिखा सकता हूं, और ये मैं कर रहा हूं अभी यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप थोड़े से समझदार बनिए। मैं खूब कोशिश करता हूँ समझदार बनाने की आपको, कई बन भी रहे, लेकिन जनता फिर भी असंतुष्टि के, क्योंकि संतुष्ट सारे तो क्या भगवान राम से भी नहीं होते, सारे तो ईश्वर से भी नहीं। ईश्वर को भी कई को शिकायत रहती है कि भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी लिखी है, मेरी तो नौकरी नहीं लग रही है, मेरे ये हो रहा है, मैं वो हो रहा हूँ, जो मिलता है रोता हुआ मिलता है, मतलब सब भगवान को गालियां निकालते हुए मिलते हैं हमारे। तो जब भगवान से संतुष्ट नहीं, मैं तो एक सामान्य ठहरा, एक सामान्य अदना सा आदमी, किसको सबको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ। हालांकि इस बहस में भगवान जाने पता नहीं क्या है, सारे संतुष्ट हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो असंतुष्ट है, और वो जो संतुष्ट है स्टार्टिंग से असंतुष्ट है। ऐसे 8-10 बच्चों के हैं नाम जिसके मैसेजेस हमेशा असंतुष्टि भरा ही आता है, वो हमेशा ऐसे नेगेटिव मैसेजेस आते हैं कई बार। बाकी मोस्टली बच्चे 90% बच्चे संतुष्ट हैं। ये मेरे लिए ये संतुष्टि का मैटर है। अब जनता क्यों असंतुष्ट है? जनता असंतुष्ट इसलिए थी कि अंग्रेज सही नहीं पढ़ा रहे थे उनको। जनता असंतुष्ट इसलिए थी कि अंग्रेज सारे तथ्य नहीं बता रहे थे। अब जनता की असंतुष्टि के पीछे के क्या रीजन थे? तो ऊपर वाले रीजन तो थे ही थे, साथ में इनके द्वारा कई सामाजिक सुधार किए गए, जैसे सती प्रथा का रोकने का काम हो, चाहे डाकन प्रथा हो। इस प्रकार के सुधार भी जनता नहीं चाहती थी, क्योंकि ट्रेडिशनल लोग कभी भी नहीं चाहते सोसाइटी में रिफॉर्मेशन आए। सोसाइटी में रिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि समाज के साथ छेड़छाड़ करना, और ये जनता हमेशा ब्रिटिशर्स के खिलाफ रहती थी। जनता इसलिए भी असंतुष्ट थी कि ये लोग धार्मिक क्षेत्र में सुधार कर रहे थे। जनता पैसे दे देगी, लेकिन धर्म और समाज के मामले में उनको कोई सुधार स्वीकार्य नहीं है। जनता इस वजह से भी असंतुष्ट थी कि वो आपके धार्मिक सुधारों में भी वो क्या कर रहे थे, जितने भी भील क्षेत्र थे, मीणा क्षेत्र थे, गरासिया, ये जितने जनजाति क्षेत्र है, वहां पे धर्मांतरण करवा रहे थे, धर्म में परिवर्तन करवा रहे थे, लोगों को वर्ग ला के क्या कर रहे थे, ईसाई बना रहे थे। यहाँ के क्षेत्रों को ये धार्मिक सुधारक के नाम पे सब किया जा रहा था। मैंने आपको 1857 की क्रांति, भारत की क्रांति में बहुत बढ़िया तरीके से सारे पॉइंट समझा रखे हैं। शिक्षा के नाम पे ये सुधार कर रहे थे। ये सारे के सारे जो सुधार है, ये समाज का वर्ग ये मानता था कि सुधार कहीं न कहीं हमारी परंपराओं पे कुठाराघात है, हमारी परंपराओं पे अटैक है, और हम परंपराओं पे अटैक को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। और इस प्रकार से, और साथ साथ में सामंती मान मर्यादा पर भी प्रहार, ठीक है, ये कारण थे, जो मेन कारण थे जनता की असंतुष्टि की, ठीक है। तो इस प्रकार से जनता असंतुष्ट और राजा असंतुष्ट थे, और फिर इस असंतुष्टि को एक चिंगारी का काम किया मेरठ के अंदर जो बवाल हुआ वहां से, ठीक है। मेरठ के अंदर जो मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर छावनी से जो काम शुरू हुआ उससे पहले, तो वो सारी बातें क्रांति का कारण, अहम कारण बनी। वो मैं तत्कालिक कारण वगैरह सारे बता चुका हूँ भारत की क्रांति में। और अब आगे का जो बिंदु रहेगा हमारा, वो रहेगा ये क्रांति की प्रगति, फिर एक दिन का परिणाम है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं अब, ठीक है। अब क्रांति की प्रगति में हम नसीराबाद, नीमच, निम्बाहेड़ा, एरनपुरा, ठीक है, कोटा, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। अब इस लेक्चर को हम थोड़ा अब इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और ख़त्म किया अपन, है ना, छावनियाँ देख लेते हैं। तो अब हम वो क्रांति का प्रसार देख लेते हैं कि किस तरह से क्रांति का आरंभ हुआ और किस तरह से क्रांति का प्रसार हुआ। इस पर हम बात करें यहाँ पे कारणों के बाद में, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, क्रांति का आरंभ व प्रसार, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों, आरंभ की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे समझिए कि 19 मई के आसपास 19 मई 1857 को एजीजी को सूचना मिली अपने गुप्त सूत्रों से, और
आगरा की कंपनी से एक सूचना मिलती है। सूचना ये मिली कि मेरठ में क्रांति हो चुकी है और भारतीय सैनिकों ने एक प्रकार से विद्रोह स्टार्ट कर दिया, रेबेलियन हो गया है और सब दिल्ली की तरफ कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। ये सूचना जैसे ही लॉरेंस को मिली, उस समय लॉरेंस आबू में थी, क्योंकि मई का महीना था और गर्मियाँ थी। तो मई में जब गर्मियाँ होती है तो निश्चित रूप से ग्रीष्म काल में वो ठंडे प्रदेशों में बैठते हैं, और ठंडा प्रदेश उस समय आप सोचिए आबू ठंडा प्रदेश ही है। वहाँ से लॉरेंस निकलते हैं और पैट्रिक लॉरेंस पहुँचते हैं अजमेर, क्योंकि अजमेर मेन सेंटर में था, मेन राजधानी अजमेर ही थी। और अंग्रेज़ों का जितना भी असला बारूद था, गोला बारूद जितना भी था, वो सारा अजमेर के अंदर था। ठीक है ना। अजमेर को मैगजीन का किला भी इसीलिए कहा जाता है, वहाँ पे किला बना हुआ अकबर के द्वारा। उस किले के अंदर ब्रिटिशर्स अपने पूरे के पूरे शस्त्रागार था उनका वहाँ पे बना हुआ। अकबर के समय भी वो शस्त्रागार के रूप में काम करता था, तो शस्त्रागार बना हुआ था वहाँ पे। साथ साथ में अजमेर एक टाइप से राजधानी के रूप में था, जो पूरे सभी जितनी भी प्रिंसली स्टेट थे, जितनी भी सैल्यूट नॉन सैल्यूट स्टेट थे, उन सारे स्टेट का एक प्रकार से जो संचालन था वो अजमेर से होता था। तो भय इस बात का था कि ये सारा प्रशासन अगर क्रांति राजस्थान में उठ गई और ये सारी चीजें अगर अजमेर वाली इनके हाथ चढ़े गई तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो लॉरेंस फटाक से वहां से निकलते हैं और वो सीधे आ जाते हैं अजमेर। अजमेर आने के बाद उन्होंने गोला बारूद जो भी थे सब इकट्ठे करवाए, सारा व्यवस्था सेटलमेंट करवाया। और कुछ 10 दिन पहले अजमेर के अंदर उसकी सुरक्षा के लिए 15वीं इन्फेंट्री बुलाई गई थी मेरठ से ही, वो वहां नियुक्त थी। अब लॉरेंस को ये डाउट था कि 15वीं इन्फेंट्री जो मेरठ से आई है, क्योंकि मेरठ से आई और मेरठ में ही क्रांति भी थी, तो ऐसी स्थिति में अगर 15वीं इन्फेंट्री के लोग उनसे प्रभावित है तो निश्चित रूप से क्रांति कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा कॉशियस होते हुए, अतिरिक्त जागरूक होते हुए इन्होंने क्या किया, लॉरेंस ने 15वीं इन्फेंट्री को नसीराबाद से हटाया, अजमेर से हटा के नसीराबाद भेज दिया। और अजमेर की सुरक्षा के लिए 2 मेर रेजिमेंट बुला दी ब्यावर से, और डीसा से कुछ यूरोपियन सैनिक बुला लिए, जोधपुर से कुशल सिंह चंपा के नेतृत्व में एक सेना बुला के वहां खड़ी कर दी, और ऐसे करके कई सारी भिन्न भिन्न क्षेत्रों की बटालियन वहां पे बुला ली। ठीक है। और इस प्रकार से जब ये सारा काम करके उन्होंने अजमेर को अपने स्तर पे सुरक्षित कर लिया। ठीक है। ताकि अगर कोई ऐसी क्रांति हो जाती है राजस्थान में तो कम से कम अजमेर बचा रहना बहुत जरूरी है। तो अजमेर को बचाने के लिए लॉरेंस ने प्रयास किए। अब इन प्रयासों के दौरान जब उन्होंने नसीराबाद के अंदर भेज दी ना 15वीं इन्फेंट्री, तो नसीराबाद के अंदर जब 15वीं इन्फेंट्री भेजी, जो कि पास में है अजमेर के, तो नसीराबाद के अंदर जो पहले से जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे उनको ये साथ में सूचना भी भेजी थी कि इनका ध्यान रखना, क्योंकि ये मेरठ से आए और मेरठ से क्रांति का आगाज हुआ है, तो इनके ऊपर हमें थोड़ा डाउट है। तो जब ये इन्फेंट्री वहां पहुंची तो नसीराबाद कैंट के अंदर वहां पे इनके ऊपर विशेष निगाह रखी जाती थी, स्पेशल ध्यान दिया जाता था। बॉम्बे लॉन्चर्स नामक एक यूनिट इनकी रेकी करती थी पूरी। और इस प्रकार से इन्होंने पूरा काम कैसा बनाया, यहाँ पे एक तोपखाना भी बनाया, ताकि मतलब अंग्रेजों ने पूरा प्लान कर लिया था लॉरेंस ने कि नसीराबाद के अंदर 15वीं इन्फेंट्री का एक प्रकार से जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको दमन करना है, जबकि इन लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आखिर क्या है ना, सेना के ऊपर जब आप विश्वास करोगे तो उनको भी थोड़ा बुरा फील होता है डेफिनेटली। 2-4 दिन बाद में एक बख्तावर सिंह नामक सैनिक थे, 27 मई की बात है, उन्होंने अंततः पूछ ही लिया कि यार आप लोगों को हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं है क्या। प्रिचार्ड था वहां पे नसीराबाद के अंदर। प्रिचार्ड को कहा कि आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है या है क्या, एक्चुअल में आप लोग हमारे ऊपर स्पेशल क्यों ध्यान रखवा रहे हो। प्रिचार्ड ने कोई ढंग से ठीक से जवाब नहीं दिया और सख्ती और बढ़ा दी। जब सख्ती और बढ़ाई तो ठीक अगले दिन 28 तारीख को नसीराबाद छावनी के अंदर सैनिकों ने विद्रोह कर लिया। अब वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किया, उस समय 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी वहीं पे थी।
और इन विद्रोह का मेन रीजन यही था, उनके ऊपर किया जाने वाला अविश्वास। लेकिन कारण ये भी बताते हैं कि नसीराबाद तक सूचना पहुंच चुकी थी और उनको विद्रोह करना ही था, वो पूरी प्लानिंग में थे ऑलरेडी, तो जो भी था विद्रोह कर लिया। तो इस प्रकार राजस्थान में सबसे पहला विद्रोह जो हुआ 1857 की क्रांति का सबसे पहला आपके जो आरंभ हुआ वो हुआ नसीराबाद की छावनी से, नसीराबाद अजमेर। तो ये पहला हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नसीराबाद छावनी में राजस्थान के अंदर विद्रोह का आगाज हुआ। ठीक है, और नसीराबाद के अंदर जल्द ही जो बख्तावर सिंह और इनके नेतृत्व में जो भी 15वीं इन्फेंट्री थी वो और 30वीं इन्फेंट्री ने सबसे पहले नसीराबाद का जो तोपखाना था उस पे अटैक किया। ऐसा वीडी सावरकर लिखते हैं कि सबसे पहला अटैक इन्होंने तोपखाने पे किया ताकि तोपों से उड़ा ना सके, तोपें क्या थोड़ी भारी पड़ जाती है। और नसीराबाद का तोपखाना जैसे ही 15वीं और 30वीं इन्फेंट्री के कब्जे में आया वैसे ही बाकी सारा चीजें कमजोर पड़ गई। अधिकारी लोग भाग के ब्यावर चले गए कुछ लोग, और कुछ लोग जो है वो आपके यूं कहिए कि वहाँ मारे भी गए, कुछ अधिकारी लोग मारे गए, कुछ भाग गए। ऐसे करके उन्होंने एक ऐसे समझिए कि नसीराबाद के अंदर ये पूरा काम करके पूरा कैंटोनमेंट जोन पूरा खराब कर दिया। और यहाँ से सैनिक जो तो क्रांतिकारी थे वो सारे के सारे दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। सबसे खास बात ये थी कि इन्होंने अजमेर को टारगेट नहीं किया, ये सारे के सारे दिल्ली गए। क्योंकि अजमेर को करते तो ज्यादा शायद फायदा होता, बट अजमेर को पता नहीं क्यों नहीं किया। हर इतिहासकार अलग अलग बताता है। कोई ये कहता है कि इनको दिल्ली पहुंचने का आदेश था कि वहां जाके फिर बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति करेंगे। कोई ये बोलता है कि यहाँ पे अजमेर में इतना ज्यादा वहाँ पे आर्मरी लगा रखी थी कि वहाँ पे अटैक करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उस क्षेत्र पर कब्जा करना इतना मुश्किल था, एक प्रकार से मुश्किल काम था। जो भी था, इन्होंने अजमेर को टारगेट नहीं किया बल्कि नसीराबाद के सैनिक कहाँ गए, दिल्ली की ओर। इसी समय ये नसीराबाद की क्रांति थी। अब बात आई आगे आपके नीमच में। चूंकि नीमच उस समय मध्य प्रदेश में था, आज भी मध्य प्रदेश में ही है। फिर हम क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं कि नीमच उस समय मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट के अधीन था, और मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो आपके उस समय सोवर्स था। तो सोवर्स के अधीन था, इसलिए हम उसको नीमच को पढ़ते हैं। ठीक है, अब नीमच के अंदर जो क्रांति हुई वो होती है आपके 28 मई को यहाँ हुई, उसके 2-4 दिन बाद 2-3 जून को हो जाती है। ठीक है, 2-3 दोनों तारीखें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 जून को वास्तव में शुरू हुई थी, 2 दिन को उसका देखने को मिल जाता था वहां पे। अब नीमच में कैसे हुई उसको अपन बाद में देखते हैं। ऐसे करते करते फिर पूरे राजस्थान में फैल गई। 2 छावनियों को छोड़ के, एक मेर रेजिमेंट को और एक मेवाड़ भील कोप्स को, बाकी चारों छावनियों में ढंग से क्रांति हुई थी। तो इसमें आपको मैंने नसीराबाद बता दिया। अब नसीराबाद को लिख लेते हैं, फिर अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो देखिए आरंभ हुआ प्रसार। एजीजी लॉरेंस को 19 मई 1857 को क्रांति की सूचना प्राप्त हुई। क्रांति की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त हुई। उस समय लॉरेंस आबू मुख्यालय में थे, आबू हेडक्वार्टर में थे। वहां से अजमेर आए ताकि सामरिक व राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण
राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अजमेर की सुरक्षा की जा सके। ठीक है, अब देखिए यहां आने के बाद में किस तरह से सारी रेजिडेंसीज को मैसेज भेजा, अलर्ट रहने के लिए कहा, सभी जो सेनापति थे, सैन्य अधिकारी थे, उनको अलर्ट मोड पे डाल दिया। ये सारी तैयारियां की, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हर संभव ऐसा कहिए कि इन्होंने पूरी तैयारियां की ताकि अजमेर सुरक्षित रहे, और प्रयास ये रहे कि राजस्थान में, या यूं कहिए कि राजपूताना के अंदर किसी भी प्रकार की क्रांति की कोई घटना ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर ये पूर्व सूचना मिलने के साथ ही 19 मई से ये काम आपके यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, पेन ठीक ही दिख रही है। आप देखिए, अजमेर पहुंचने के बाद लॉरेंस ने निम्न कार्य किए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम क्या किया इसने, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये बंगाल इन्फेंट्री कहते हैं हम उसको, इन्फेंट्री जो कि मेरठ से आई थी, मेरठ से अजमेर आई थी को अजमेर से नसीराबाद शिफ्ट कर दिया। अजमेर से नसीराबाद छावनी भेज दिया। क्यों? क्योंकि मेरठ से आई थी तो उनके ऊपर हो सकता है क्रांतिकारियों का प्रभाव हो, तो ऐसा कोई खतरा वो मोल नहीं लेना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने 15 नेटिव इन्फेंट्री को क्या कर दिया, यहां से भेज दिया और इसके स्थान पर भेज दिया, तथा अजमेर की सुरक्षा हेतु निम्न बटालियन बुलाई, निम्न रेजिमेंट बुलाई। ठीक है, इसको लिख लो, मैं रेजिमेंट का नाम लिख रहा हूं। अब डीसा से यूरोपियन सैनिक बुलाए। डीसा गुजरात के अंदर है, यूरोपियन सैनिक बुलाए। ठीक है, इसके साथ साथ में अब डीसा से यूरोपियन सैनिक आएंगे, कम से कम 5-7 दिन तो लग ही जाएंगे, तो इस दौरान कौन सुरक्षा करेगा? तब इन्होंने क्या किया, ब्यावर में मेर रेजिमेंट थी और मेर रेजिमेंट की 2 यूनिट को आमंत्रित कर दिया। ठीक है, ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट बुलाई। लेफ्टिनेंट कार्नेल के नेतृत्व में ये आई। मेर पे क्यों विश्वास था? क्योंकि देखो, बाकी तो हिंदू मुस्लिम सैनिक थे, जहां कहीं तो सुअर की चर्बी और गाय के मांस का बात हर जगह की गई थी, तो हिंदू और मुस्लिम तो सारे नाराज माने जा रहे थे। मेर जनजाति थी इस समय, और मेर का प्रभाव इन दोनों चीजों का, ना गाय या ना सुअर के ऊपर था, कि ऐसा कोई प्रभाव नहीं था इनका। तो इनको लगा था कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक भावनाओं का प्रभाव नहीं है, तो मेरों पर विश्वास करते हुए इन्होंने मेर रेजिमेंट को बुला लिया ब्यावर से। ठीक है, 2 रेजिमेंट आ गई। इसके साथ साथ में जोधपुर से शाही सेना बुलाई, मैकमोसन को कह के। जोधपुर से कुशाल सिंह
अब मैक मौसम को कहा दिया था, सूचना भेज दी थी कि आप है वो एक जोधपुर से सेना भेज दो, ठीक है। तो कुशाल सिंह सिंघवी जो है, कुशाल राज भी लिखते हैं, कुशाल राज सिंह भी कहते हैं उसको, सिंघवी के नेतृत्व में एक अश्व आरोही सेना आई, में अश्व सेना आई, ठीक है। तो ये 3 मेन एरिया थी। इसके साथ साथ में कुछ कोटा से भी सैनिक बुलाए थे। तो कहने का मतलब था कि काफी इलाकों से इनके पास में सैनिक आ चुके थे, ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई समस्या आए तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कोटा छावनी से भी सैनिक बुलाए गए, ठीक है। तो अजमेर की सुरक्षा के लिए इन्होंने ये 4 सेनाएं बुला दी, ठीक है, अजमेर की सुरक्षा के लिए। और अब ये पूर्ण रूप से यूं कहिए कि तैयार थे। पहला काम तो ये किया, और दूसरा काम इसने क्या किया, लॉरेंस ने, दूसरा काम लॉरेंस ने ये किया कि सभी एजेंसीज एंड रेजिडेंसीज को सतर्क किया, ठीक है, और बहुत सारे काम और भी किए, ताकि क्रांति का आगाज होने के साथ हम उसका आराम से दमन कर सके। ये सारी सिचुएशन उन्होंने सेट कर दी। अब क्या हुआ आगे देखिए। अब ये क्रांति की तैयारियां चल रही, राजस्थान में क्रांति आरंभ होने को है। और अब देखिए क्या होगा। अब क्रांति का हम आरंभ करने जा रहे हैं विद्यार्थियों, और क्रांति का आरंभ होगा यहां से, ठीक है, नसीराबाद से। क्रांति का आरंभ राजस्थान के नसीराबाद से शुरू होगा। और क्रांति का आरंभ आरंभ तो कर लिया, थोड़ा क्रांति का प्रसार करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कौन सी छावनी, नसीराबाद, ठीक है। नसीराबाद छावनी में सबसे पहले होगा क्रांति का आरंभ। नसीराबाद, ठीक है, नसीराबाद। अब देखो यहां पे क्या हुआ। यहां पर 15वीं 30वीं बंगाल इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आप कह सकते हो, प्लस तोपखाना। यहाँ की सबसे बड़ी मजबूती ये तोपखाना ही थी। जैसा कि वीडी सावरकर कहते हैं कि क्रांतिकारियों ने सबसे पहले तोपखाने पे अटैक किया था, सबसे पहले उन्होंने तोपखाने को अपने अधीन किया था। बॉम्बे लॉन्सर्स, ठीक है, ये 3 मैन यहाँ पे हुई, बहुत सारी और भी थी, ये मैन 3 थी, ठीक है। यहां पर 15वीं इन्फेंट्री पर इन्फेंट्री को अविश्वास के रूप में देखा जा रहा था, और बॉम्बे लॉन्सर्स को उसके पीछे लगाया कि आप है वो पूरी एक एक चीज की रेकी करते रहना, ठीक है। अविश्वास के रूप में देखा जा रहा था। तब एक सैनिक बख्तावर सिंह ने अधिकारी प्रिचार्ड को 27 मई को पूछ लिया क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है। ठीक है, संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
जवाब नहीं मिला। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अगले दिन 28 मई को 28 मई, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ये याद रखना, डेट काम की है। 1857 को नसीराबाद में, या यूं कहीं राजस्थान में, क्रांति का आगाज हुआ। ये डेट और ये स्थान दोनों महत्वपूर्ण है। आपसे पूछे कि नसीराबाद में क्रांति कब शुरू हुई, तो आप कहोगे 28 मई को शुरू हुई थी। आपसे पूछे कि कहाँ से शुरू हुई थी, आप कहोगे नसीराबाद से शुरू हुई थी। और ये 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखना। आपको पूछे कि किसने स्टार्ट की थी, तो 15वीं इन्फेंट्री ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि उनके ऊपर कंटिन्यू अविश्वास किया जा रहा था। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्रांति का आरंभ माना जाता है। और इस नसीराबाद में आखिरी बात, हाँ, क्रांतिकारियों ने मेजर स्पॉटिस वुड व न्यूबरी नामक अधिकारियों की हत्या कर दी। अधिकारियों की हत्या कर दी। तोपखाने को अपने कब्जे में कर लिया। अपने कब्जे में कर लिया। ये वीडी सावरकर कहते हैं कि सबसे पहले इन्होंने तोपखाने को ही कब्जे में किया था, कर लिया। खजाना अस्त्र शस्त्र लूट लिए। अधिकारी भागकर ब्यावर चले गए। ब्यावर भाग गए और 18 जून को क्रांतिकारी नसीराबाद से दिल्ली की ओर कूच करते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इस तरह नसीराबाद छावनी को ध्वस्त करके क्रांतिकारी 18 जून को दिल्ली कूच करते हैं। ठीक है, तो 18 जून को दिल्ली कूच करते हैं। इतनी सी बात को आपको ध्यान रखना है। बस इसमें इतना ही पॉइंट है। राजस्थान में पहला स्थान था जहां पे क्रांति हुई। इस पॉइंट को ध्यान रखना। बस राजस्थान का में क्रांति का आगाज यहीं से हुआ था। आगाज यहीं से। ठीक है, कब? 28 मई को। ठीक है, भारत में 10 मई पढ़ते हैं, तो यहां पे 28 मई को। अब देखिए क्या हुआ। ये नसीराबाद की पूरी बात थी। अब नसीराबाद की बात आप लिख लो आराम से उसको। नसीराबाद की बाद जो बात आएगी, यहां से ये हो गया मामला।
ठीक है। अब हम देखेंगे ये नीमच का जो इलाका है, ये इस इलाके पे देखेंगे। अब यहाँ पे क्रांति का आगाज होने वाला है, ठीक है। और इसको हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।